नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख पठार के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम जानेंगे भारत के प्रमुख पठार के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, भारत के प्रमुख पठार। भारत के प्रमुख पठार। तो भारत के प्रमुख पठार के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। तो भारत के प्रमुख पठारों में जो है हम पढ़ रहे थे छोटा नागपुर पठार के बारे में। छोटा नागपुर पठार की यदि बात की जाए तो ये भारत में जो है मुख्यतः झारखंड में स्थित है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई थी 1350 मीटर या 1366 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई थी, जिसको सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की सबसे लंबी नदी थी दामोदर नदी। तो यहाँ तक जो है हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। इससे आगे का जो है बाकी के पठार जो बचे हैं आज की क्लास में हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो अब एक एक करके यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट करके। तो लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यानी यह नदी घाटी कोयला और अभ्रक भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी घाटी कोयला और अभ्रक भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी कोयला घाटी जो है अभ्रक में कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर नदी घाटी जो है प्रसिद्ध है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब लिखेंगे दोस्तों, यानी दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार है और कोडरमा का पठार दक्षिण में स्थित है। याद रखें दोस्तों। लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार व उत्तर में कोडरमा व हजारीबाग का पठार स्थित है। हजारीबाग पठार स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे एक मैप बना लेते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे कौन सा पठार जो है कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे हमने एक पठार बना लिया है। तो दोस्तों, ये हमने छोटा नागपुर का पठार जो है बना लिया। इसके बीचों बीच से जो है ये दामोदर नदी बहती है। कौन सी दोस्तों? ये है दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से बहती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, एक पठार ये हो गया, यानी नॉर्थ में जो है दो पठार हैं। और साउथ की यदि बात की जाए तो साउथ में जो है एक पठार है। छोटा नागपुर पठार की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी। तो ये कौन सा पठार है? ये वाला पड़ता है दोस्तों कोडरमा का पठार। कोडरमा का पठार हो गया। और साथ ही दोस्तों यदि बात की जाए इसकी, ये है रांची का पठार। रांची का पठार हो जाता है। और यदि इसकी हम बात करेंगे तो ये क्या है? ये हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार जो है हो जाता है। और ये कंप्लीट वाला ये कौन सा है? ये है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार है कंप्लीट वाला। तो ये आपको अच्छे से अब याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये तो हमने देख लिया हजारीबाग का पठार भी, कोडरमा का, और छोटा नागपुर का पठार व रांची का पठार ये कहाँ पे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये जो रांची का पठार है, रांची के पठार से एक नदी निकलती है। अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रांची के पठार से कौन सी नदी का उद्गम यानी ओरिजिन होता है? तो स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। लिखेंगे दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी
निकलती है। स्वर्णरेखा नदी निकलती कहाँ से निकलती है? ये निकलती है रांची के पठार से। कहाँ से दोस्तों? रांची का पठार से जो है निकलती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे छोटा नागपुर पठार में लौह अयस्क कोयला अभ्रक और बॉक्साइट जो है पाया जाता है। तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार में लौह अयस्क कोयला अभ्रक और बॉक्साइट पाया जाता है। बॉक्साइट पाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी छोटा नागपुर के पठार में जो है लौह अयस्क कोयला अभ्रक और बॉक्साइट जो है पाया जाता है। आप लिखेंगे दोस्तों हजारी, यानी झारखंड के हजारीबाग पठार से अभ्रक निकाला जाता है। छोटा नागपुर पठार में सोना नहीं पाया जाता है। और साथ ही भारत का रूर प्रदेश किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को, क्योंकि यह जर्मनी के रूर क्षेत्र की तरह कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिजों से समृद्ध है, इसीलिए इसको भारत का रूर प्रदेश जो है कहा जाता है। तो अब इन तीनों पॉइंटों को लिखते हैं और इसके बाद इनको अच्छे से यहाँ पे हम समझेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों झारखंड के हजारीबाग पठार से, झारखंड के हजारीबाग पठार से अभ्रक निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं छोटा नागपुर पठार से सोना नहीं निकाला जाता। छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर पठार में सोना नहीं पाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का रूर प्रदेश। भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। छोटा नागपुर पठार को जो है कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी क्योंकि यह जर्मनी के रूर क्षेत्र की तरह कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिजों से समृद्ध है। समृद्ध है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इन सारे पॉइंटों को अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि ये छोटा नागपुर का पठार जो है आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। और इसके बाद हम बुंदेलखंड, बघेलखंड, इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी यह नदी घाटी कोयला और अभ्रक भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी नदी घाटी? दामोदर नदी घाटी। कौन सी? दामोदर नदी घाटी, याद रखेंगे। दामोदर नदी के दक्षिण में जो है दोस्तों रांची का पठार पाया जाता है। उत्तर में जो है कोडरमा व हजारीबाग का पठार स्थित है। तो दोस्तों ये हमने छोटा नागपुर का पठार जो है बनाया है, और छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से ये वाली जो है ये दामोदर नदी बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी बहती है। अब दामोदर नदी के उत्तर में जो है कोडरमा का पठार है और हजारीबाग का पठार। दामोदर नदी के दक्षिण में पड़ता है रांची का पठार। कौन सा? रांची का पठार। और यही रांची का पठार से जहाँ से स्वर्णरेखा नदी का उद्गम
यानी ओरिजिन जो होता है। ओरिजिन मतलब जहाँ से नदी स्टार्ट होती है। अब आते हैं दोस्तों छोटा नागपुर पठार में लो अयस्क कोयला, अभ्रक और बॉक्साइट पाया जाता है। झारखंड का जो हजारीबाग का पठार है, यहाँ से अभ्रक निकाला जाता है। छोटा नागपुर पठार में सोना यानी गोल्ड नहीं पाया जाता है। तो कहाँ से निकाला जाता है सोना? तो कर्नाटक के हट्टी और कोलार खान से जो है निकाला जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारत का रोड प्रदेश, यानी जो भारत का रोड प्रदेश है, ये किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। अब छोटा नागपुर पठार को भारत का रोड प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जर्मनी के रुhr क्षेत्र की तरह कोयला, लोह अयस्क और अन्य खनिजों से समृद्ध है। यानी दोस्तों जर्मनी में जो है एक ऐसा क्षेत्र है जिसका नाम है रुhr प्रदेश। तो वहाँ पर जो है कोयला, खनिज अधिकतम मात्रा में जो है निकाले जाते हैं। तो इसी प्रकार जो है जो भारत का छोटा नागपुर पठार है, ये जो है दोस्तों किससे, यानी कोयला, लोह अयस्क और अन्य खनिजों से समृद्ध है। तो इसीलिए जो है इसको भारत का रुhr प्रदेश जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये आपको अच्छे से रुhr प्रदेश समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों बुंदेलखंड के पठार के बारे में। तो इसका विस्तार जो है यूपी और एमपी में है। यह मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो बस इतना ही इसको याद रखेंगे और इससे कुछ नहीं पूछा जाता। बघेलखंड विस्तार इसका एमपी और यूपी में, यह भी मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब इनको लिख लेते हैं, ये छोटे छोटे हैं। और इसके बाद जो है दंडकारण्य देख लेंगे और दक्कन का पठार व मालवा के पठार के बारे में अच्छे से यहाँ पे हम जानेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों, अब पहले इनकी हम थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद अच्छे से इनको समझेंगे। तो एक एक करके अब इनको लिखते हैं। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके विस्तार की। जो बुंदेलखंड का विस्तार है इसका जो है यूपी और एमपी में, यूपी और एमपी में दोस्तों इसका विस्तार हो जाता है। और साथ ही यह मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह मालवा पठार के, पठार बोले तो प्लेट्यू पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? उत्तर पूर्व में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। बस इसके बारे में इतना ही जो है पूछा जाता है। अब आते हैं दोस्तों बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। बघेलखंड का पठार, इसके विस्तार यानी एक्सटेंशन की यदि बात की जाए, विस्तार की हम बात कर लेते हैं। तो विस्तार है दोस्तों यूपी और एमपी। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एमपी और मध्य प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। यह भी मालवा पठार के, यह भी मालवा पठार के, पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर पूर्व में स्थित है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दंडकारण्य पठार की। यह जो है दोस्तों पूर्वी मध्य भारत में स्थित है। तो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार के बारे में जो है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। दंडकारण्य पठार की यदि बात करते हैं तो लिखते हैं दोस्तों, ये जो है पूर्वी मध्य भारत में स्थित है। पूर्वी मध्य भारत में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कहाँ पे? पूर्वी मध्य भारत में जो स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से जो है छत्तीसगढ़ बस्तर में, साथ ही छत्तीसगढ़ बस्तर में, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में लगभग जो है 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ है। तो इसको लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ बस्तर में, छत्तीसगढ़ बस्तर में, उड़ीसा,
उड़ीसा, तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में लगभग 92,392 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ व अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह अत्यंत ही उबड़ खाबड़ व अनुपजाऊ क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी इंद्रावती है। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी इंद्रावती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इंद्रावती। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, यह पठार जो है लो अयस्क, जो कि बस्तर में, और साथ ही दोस्तों बॉक्साइट जो है उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र में जैसे खनिजों से समृद्ध है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो लिखेंगे दोस्तों, यह पठार लो अयस्क कहाँ से? बस्तर में और बॉक्साइट उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र में, कालाहांडी क्षेत्र में जो है मिलता है। क्षेत्र में जैसे खनिजों से समृद्ध है, जैसे खनिजों से समृद्ध है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आप दोस्तों इन तीनों का हम रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी बुंदेलखंड के पठार की यदि बात करेंगे, तो इसका विस्तार जो है यूपी और एमपी में दोस्तों इसका विस्तार है। यह मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है, यानी जो मालवा का पठार है उसके जो है उत्तर पूर्व में स्थित है। साथ ही दोस्तों बघेलखंड की हम बात करेंगे, इसका विस्तार भी जो है यूपी और मध्य प्रदेश में है। यह भी जो है मालवा पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों दंडकारण्य पठार के बारे में। तो ये जो है पूर्वी मध्य भारत में स्थित है, यानी पूर्वी मध्य भारत में दंडकारण्य पठार स्थित है। साथ ही मुख्य रूप से जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर में, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लगभग 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ है दंडकारण्य पठार। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही यह जो है दोस्तों अत्यंत उबड़ खाबड़ व अनुपजाऊ है, लेकिन खनिज संसाधनों की बात की जाए तो खनिज संसाधनों की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। किसको? दंडकारण्य पठार को जो है माना जाता है। और दंडकारण्य पठार की यानी इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इंद्रावती नदी को माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यह पठार जो है लो अयस्क, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में,
और बॉक्साइट जो है उड़ीसा के कालांडी क्षेत्र में जो है जैसे खनिज संसाधनों के लिए जो है समृद्ध है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों दक्कन का पठार यानी दक्कन प्लेट्यू की हम बात कर लेते हैं। तो ये जो है भारत का सबसे बड़ा और प्राचीनतम त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार है जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और साथ ही जो दक्कन का पठार है पश्चिम में ऊंचा है और ढलान मंद रूप से जो है पूर्व की ओर है। साथ ही ये बेसाल चट्टानों से बना है जिस कारण यहाँ काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। यह पठार जो है कपास की खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ जो है माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब इस मालवा के पठार को हम लिखना यहाँ पे शुरू करते हैं। मालवा के नहीं, पहले दक्कन का पठार पढ़ेंगे उसके बाद मालवा का पठार। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों दक्कन का पठार। दक्कन का पठार दक्कन प्लेट्यू याद रखें दोस्तों। दक्कन के पठार की हम बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा और प्राचीनतम त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का सबसे बड़ा और प्राचीनतम त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार है जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था दोस्तों दक्कन प्लेट्यू। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और ढलान मंद रूप से जो है पूर्व की ओर है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है। पश्चिम में ऊंचा है। पश्चिम में जो है दोस्तों ऊंचा है और ढलान मंद रूप से पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये बेसाल्ट चट्टानों से बना है। चट्टानों से बना है जिस कारण यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी जो अधिक पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों यह पठार कपास की खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ है। यह पठार कपास की खेती के लिए कपास की खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मालवा पठार को भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये छोटा सा ही है और एक साथ इनका रिवीजन जो है कर लेंगे। मालवा के पठार की बात करते हैं। मालवा प्लेट्यू
तो दोस्तों ये भारत के मध्य पश्चिम में स्थित है, और साथ ही यह पठार अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लिखेंगे दोस्तों, भारत के मध्य पश्चिम में स्थित है, भारत के मध्य पश्चिम, भारत के मध्य पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे? भारत के मध्य पश्चिम में स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यह पठार अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच स्थित है। यह पठार अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मारवाड़ के पठार को भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ये छोटा सा ही है। तो लिखते हैं दोस्तों इसको, मारवाड़ का पठार, मारवाड़ के पठार के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। मारवाड़ के पठार की दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो यदि बात करते हैं तो लिखेंगे दोस्तों, अन्य नाम क्या है? मेवाड़ का पठार, अन्य नाम मेवाड़ का पठार, अन्य नाम क्या है? मेवाड़ का पठार। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पूर्वी राजस्थान में अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित एक अर्धशुष्क भूभाग है, और साथ ही यह बलुआ पत्थर, सेल और चूना पत्थर से बना है। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या क्या, यानी पूर्वी राजस्थान में अरावली पर्वत के पूर्व में स्थित एक अर्ध शुष्क भूभाग है, अर्धशुष्क भूभाग है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, अर्धशुष्क जो है भूभाग है, यह बलुआ पत्थर, सेल और चूना पत्थर से बना है, चूना पत्थर से बना है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप पहले इसका रिवीजन करेंगे और फिर इसके बाद आगे की चर्चा जो है यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दक्कन के पठार की यदि बात की जाए तो भारत का जो है सबसे बड़ा और प्राचीनतम त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार है। तो दोस्तों ये इस प्रकार जो है यहाँ पे इस प्रकार याद रखेंगे दोस्तों, इस प्रकार है ये प्रायद्वीपीय दक्कन का पठार। और साथ ही दोस्तों ये जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। साथ ही यह जो है नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और ढलानमंद रूप से पूरब की ओर है। याद रखेंगे ये बेसाल चट्टानों से बना है, जिसका कारण यहाँ जो है काली मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही यह पठार जो है कपास की खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ जो है माना जाता है। मालवा के पठार की हम बात करेंगे तो भारत के मध्य पश्चिम में स्थित है। यह पठार अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच स्थित है। मारवाड़ का पठार, इसको जो है अन्य नाम से जाना जाता है, मेवाड़ के पठार के नाम से भी। साथ ही पूर्वी राजस्थान में जो अरावली पर्वत के पूरब में स्थित एक अर्धशुष्क भूभाग है, मारवाड़ का पठार। साथ ही यह बलुआ पत्थर, सेल और चूना पत्थर से जो है बना हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और ये पठार हमारे हो गए हैं कंप्लीट। कल की क्लास में हम मरुस्थल को जानेंगे, थार मरुस्थल के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा
ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।